चूँकि मैं शुरू से एक डॉक्टर बनना चाहता था, जी। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अविनाश सर को वर्दी ही क्यों चाहिए था? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, वर्दी ही क्यों चाहिए था? सर मेरा क्या गरीब के बच्चे डीएसपी बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते भाई, कहाँ पे लिखा हुआ है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरे जो घुटने के बल चले। तो मेरा कहना है कि वो सारे बच्चे जो डिमोटिवेट होते हैं, अलग ही चार्म है, मतलब वर्दी का कोई जोड़ नहीं है। यूनिफॉर्म जब आपके शरीर पे लगता है ना, तो देश के लिए कुछ करने का जज्बा आ जाता है आपके अंदर में। राथरबाजी तो मैंने लगातार वहाँ पे ट्रेनिंग। न पूछो कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, हमने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। कई ऐसे छात्र हैं सर जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर केस दर्ज है सर, तो क्या वो पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं? नमस्कार, मैं अरबाज। आज हमारे साथ डीएसपी अविनाश सर मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर सबसे पहला सवाल है सर मेरा, क्या गरीब के बच्चे डीएसपी बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते भाई, कहाँ पे लिखा हुआ है कि गरीब के बच्चे डीएसपी नहीं बन सकते? आए दिन हम लोग देखते हैं कि वो सारे बच्चे, चाहे वो अमीर के हो या गरीब के हो या मध्यम वर्गीय हो, जो मेहनत करेंगे और जिनमें लगन होगी और जिनमें जिज्ञासा होगी और जो परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, वो सारे सफल हो रहे हैं। सर बच्चे बिना कोचिंग या बिना दिल्ली या रांची गए हुए कैसे तैयारी करें सर जेपीएससी का? जहाँ तक जेपीएससी का सवाल है, तो ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसमें जो भी तैयारी होती है उसमें नॉर्मली जो है कोचिंग की आवश्यकता भी है। अगर जिन्हें महसूस होता है कि मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो वो मार्गदर्शन लेते हैं। कुछ वैसे बच्चे भी होते हैं जो स्वयं तैयारी करते हैं और वो खुद से तैयार करके, और आजकल तो नेट का ज़माना है तो सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो जहाँ उनको लगता है कि हमें कुछ सब्जेक्ट को समझने में समस्या हो रही है, तो कोई सीनियर से बात कर लिए, कभी वो खुद से बुक फॉलो कर लिए और उससे तैयारी करते हैं। तो दोनों बच्चे सफल हो रहे हैं, जो खुद से भी तैयारी कर रहे हैं उनका भी परसेंटेज अच्छा देख रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, और जो कोचिंग भी ले रहे हैं तो वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं। डीएसपी बनने के लिए सर कहाँ से शुरुआत करें पढ़ाई? देखिए, जब कमीशन की बात होती है तो स्टेट सर्विस का जो डीएसपी का पद होता है वो जेपीएससी से आता है, और इसमें आप डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ अहर्ताएँ हैं जो पूरी करनी होती है, जैसे कि आपको ग्रेजुएशन पास करना होता है, आप ग्रेजुएट मिनिमम होना होगा आपको। इसके साथ फिजिकल और मेंटली आपको फिट होना होता है। पुलिस सर्विस के लिए ऐसा माना जाता है कि जब तक आप फिजिकली और मेंटली और मेडिकली आप फिट नहीं होंगे, तो शायद आप इस पद पे नहीं चयनित हो पाएंगे। और इसके अलावे प्रीलिम्स है, मेंस है, और इंटरव्यू का भी परीक्षा देना होता है। तो प्रीलिम्स और मेंस में विस्तार से बताना चाहूँगा। प्रीलिम्स में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने पेपर अभी रखा है, जो वो 2 पेपर रखा है। एक जीएस का रखा है, जनरल स्टडीज़ का, और एक रखा है झारखंड से रिलेटेड। तो पहले हम लोग जब 2010 बैच का, मैं डीएसपी हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, तृतीय बैच में मैं चयनित हुआ हूँ। तो पहले हम लोग का सिलेबस चेंज था, अभी सिलेबस बदल गया है। तो अभी 200 पेपर का प्रीलिम्स है, दोनों में अच्छे स्कोर करने होते हैं। तो पहला जो पेपर है वो जनरल स्टडीज़ है और दूसरा है जो झारखंड का है। तो जनरल स्टडीज़ में आपको सभी पढ़ने होते हैं, पूरे भारतवर्ष का सारा कुछ, और कुछ विश्व के भी क्वेश्चंस रहते हैं। और झारखंड का एक स्पेशल पेपर होता है जिसमें सिर्फ झारखंड से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 100 मार्क्स उसको भी करने होंगे। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिर मेंस में मौका मिलेगा आपको अपीयर होने का। मेंस में टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। आपको विस्तार से मैं बताना चाहूँगा कि जो पहला पेपर होता है वो लिटरेचर का पेपर होता है। उसमें 100 मार्क्स के हैं, 50 मार्क्स हिंदी के हैं और 50 मार्क्स इंग्लिश के हैं। तो आपको इसमें से क्वालिफाई करना होता है। ये स्कोर ऐड नहीं होता है, ये फाइनल स्कोरिंग में वो ऐड नहीं होता है। तो ये पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाई करना होता है। सेकंड पेपर जो होता है वो आपको जीएस जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का पेपर हो गया। सेकंड पेपर में आपको खोटा पढ़ना है, जैसे लोकल लैंग्वेज जो लिए, संथाल के रहने वाले वो संथाली लिए, जो कुरमाली पढ़े वो कुरमाली लिए, पंच परगनिया पढ़े। मतलब झारखंड में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, जो भी भाषाओं से संबंधित जो पेपर हैं, जो लिटरेचर है, वो उस पेपर का जो क्वेश्चंस होता है आपको 150 मार्क्स का रहता है ये। और आपको उसमें 150 मार्क्स ये स्कोरिंग है, आप ये ऐड होता है, जैसे आप एग्ज़ाम देंगे जब स्कोर बनेगा तो उसमें ये ऐड होगा। तो ये जो सेकंड पेपर है आपको उसमें करना है,
और थर्ड पेपर है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है। 100 मार्क्स हिस्ट्री के रहेंगे और 100 मार्क्स ज्योग्राफी के रहेंगे। मैं सारे दर्शक लोगों को बताना चाहूँगा कि आप विस्तार से पढ़ें इसको, एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, एनसीईआरटी के बाद जो भी उसके स्पेसिफिक बुक होते हैं उसको आप तैयारी कराएं। थर्ड पेपर उसके बाद हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी की, उसके बाद आगे जाएंगे तो पॉलिटी और पबएड है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। फिफ्थ पेपर जो होता है वो इकोनॉमिक्स का है, ये भी 200 मार्क्स का है। और इसके बाद जो 200 मार्क्स है वो साइंस टेक हो गया, उसमें एग्रीकल्चर आ गए, उसमें एनिमल हस्बेंड्री आ गए, तो ये भी 200 मार्क्स है। तो कुल मिला के 950 मार्क्स हमारे हो गए जो रैंक डिसाइड करेंगे आपके। फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहला जो प्रीलिम्स था वो आपने 100 मार्क्स जीएस का और 100 मार्क्स झारखंड का दिया आपने, 200 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, आप वहाँ से क्वालिफाई किए, आप रैंक लाए, आप पीटी क्वालिफाई किए। उसके बाद मेंस में आए, मेंस में जो पहला है वो क्वालिफाइंग नेचर का, वो मार्क्स ऐड नहीं होता है, वो आपको जो हिंदी और इंग्लिश है 100 मार्क्स का वो आप क्वालिफाई करेंगे उसमें। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी बाकी के पेपर का मार्क्स जो है वो आपका चेक होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे आप। उसमें से हमने बताया कि खोटा है 150 मार्क्स का। जैसे हम लोग इधर के खोटा भाषी, इसलिए खोटा मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सभी खोटा पढ़ें। आप संथाली पढ़ सकते हैं, आप कुरमाली पढ़ सकते हैं, आप पंच परगनिया पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं, आप उसके विस्तार में जाएंगे तो सारी लैंग्वेजेज का डिटेल्स मिल जाएगा। 200 मार्क्स का हिस्ट्री ज्योग्राफी, 200 पॉलिटी, 200 इकोनॉमिक्स और 200 जो है आपका साइंस टेक, और ये तो टोटल मिला के 950 मार्क्स हो गए इधर। तो 2 400, 2 600, 2 8, इधर से हमें हो गया 950 मार्क्स। और 100 मार्क्स जो हमारे हैं वो इंटरव्यू के रहते हैं। तो मेंस में जब आप एक बार क्वालिफाई करते हैं तो रैंक फिर हमारा डिसाइड होता है मेंस का मार्क्स और हमारा डिसाइड होता है इंटरव्यू का मार्क्स। तो अब निसंदेह जो बच्चे वहाँ जाते हैं, जो भी पदाधिकारी बनते हैं, क्योंकि हमें वैसे पदाधिकारी की आवश्यकता होती है, बोर्ड को वैसा पदाधिकारी चाहिए होता है जो ऑब्जेक्टिव भी बढ़िया हो, सब्जेक्टिव भी बढ़िया हो और जिसका अपना आईक्यू हो, जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल ले और किसी भी परिस्थिति में जा कर के समस्याओं का समाधान करे। तो ये हो गया, विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया है। और निसंदेह बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, इससे हम लोग चाहेंगे। सर एक हम पीछे मुड़ के जाते हैं सर, एक मेरा सवाल है सर कि बच्चे बिना कोचिंग का कैसे तैयारी करें सर? जैसे जो गरीब घराने के आते हैं बच्चे सर, वो दिल्ली या रांची जा नहीं सकते हैं, तो घर में ही रहकर कैसे तैयारी करें सर? उसका एग्जाम्पल तो मैं खुद देना चाहूँगा अपने आप को, चूँकि मैंने कहीं से कोचिंग नहीं लिया है मैंने कमीशन की तैयारी करने के लिए। हाँ, मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी रांची में जाके 10 दिन का, बट मैंने रिटन ऑब्जेक्टिव जो है प्रीलिम्स और मेंस मैंने खुद से तैयारी किया था। तो वो सारे बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं जेपीएससी का, उनके लिए मेरा ये मार्गदर्शन हम चाहेंगे कि उन लोगों को भी बताएं। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो आप जब एनसीईआरटी की बुक्स होते हैं जो आप 6-7 से स्टार्ट करते हैं अप टू 10th तक, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स का, ये साइंस का बुक जो है, ये हर एक चीज़ों को लाइन बाय लाइन आपने पढ़ा है, बट सिर्फ है कि आप उसको रियाज करें। जो भी चीज़ें कहा जाता है कि एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जो गागर में सागर भरने का काम करता है। तो एनसीईआरटी को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका बेस कमज़ोर नहीं रहेगा, बेस आपका मजबूत हो जाएगा। तो बेस अगर आपका ठीक हो गया तो उसके बाद फिर उस पर आप जितना बढ़िया चाहेंगे बिल्डिंग बना लेंगे। अगर कोई भी अगर हमारी जो इमारत है तो उसका नींव अगर मजबूत होगा तो बिल्डिंग हमें बनाने में सुविधा होगा। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप एनसीईआरटी फॉलो करें। 10th तक आप एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ लें, हर एक बुक को पढ़ लें। एनसीईआरटी जैसे आप पढ़ते हैं उसके बाद फिर तभी आप 10th पास करते हैं। फिर आप इंटरमीडिएट में आते हैं, वो साइंस स्ट्रीम हो, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो, कंप्यूटर बैकग्राउंड बीटेक का स्ट्रीम हो, आप जो चाहे स्ट्रीम में जा सकते हैं। बट आपके पास जो है, आप उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, ग्रेजुएशन में भी आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं, ऑनर्स की डिग्री लेते हैं। तो उस दौरान जो है हर एक मोड़ पे आपके पास आपके समसामयिकी जो है, आपके देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है, अभी कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वैसे कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पे जो है सरकार की लगातार जो है सो आ रहे हैं सरकार में। तो वो सारी चीज़ों पे आपकी पैनी निगाह रखनी है, न्यूज़ अपडेट रहना है, डेली कम से कम 1 या 2 जो अखबार हैं उसे ज़रूर पढ़ें। महीने में एक कम से कम कोई एक मैगज़ीन लें, उस मैगज़ीन में सारा चीज़ रहता है। जैसे कि उसमें जो भी करंट अफेयर्स आ गए वो सारे आ गए, क्वेश्चंस जो आ गए, वो टॉपर्स लोग रहते हैं वो अपने बारे में बताते हैं कि उसमें सारे क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जा रहे हैं।
और देश विदेश में क्या चल रहा है, अभी का कैसा हमारा जो पैटर्न है और कैसा किस मोड में चल रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। और जब ये सारी चीज़ तैयार कर लेते हैं तब फिर आप एक साइड से बुक रखना शुरू करें। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सब्जेक्ट वाइज फिर स्पेशल बुक होते हैं, जैसे हिस्ट्री का अलग बुक हो गया, फिर ज्योग्राफी के अलग बुक हो गए। उसमें आप कॉन्साइज वे में नोट्स बनाते चलें। जो भी आप पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने वैसा ही किया था, जब पढ़ते थे तो कुछ जो मेन चीज़ें आती हैं उसे हम नोट्स के रूप में नोट डाउन कर लेते हैं। नोट्स भी कई तरह के नोट्स बनते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास समय है तो आप ज़्यादा बड़ा बड़ा नोट्स बनाते हैं। आपके पास कम समय में रिवाइज करना चाहते हैं तो पॉइंट वाइज आप लिखते हैं कि हमारे पास समय कम है, 2-4 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम के और हमें रिवीजन करना है, तो कम समय में हम छोटे छोटे पॉइंट वाइज जो नोट्स बनाया है हमने, तो वो नोट्स से हम कम समय में रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, ताकि हमारे दिमाग में रहे सारी चीज़ें। और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा, वो हम सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के कैपेबल रहें। तो वैसे सारे बच्चे जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों से मेरा सलाह है कि जो मैंने बताया है, हम भी खुद भी किया है और लोगों को फॉलो करें जो मार्गदर्शन देते हैं। आप YouTube में जा सकते हैं, कई सारे लोग हैं जो पढ़ने का तरीका बताते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो सारे जो बुक्स हैं NCERT के बुक से फॉलो करें, फिर साइड बुक लें। साइड बुक के बाद मंथली मैगजीन जरूर एक लें। मंथली मैगजीन के बाद आप एक सब्जेक्ट का स्पेशल, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस टेक हो गया, तो इन सब का भी पढ़ाई करें। और इसके अलावा सबसे अहम जो चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखें, यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव पास कर लेने से आप पदाधिकारी नहीं बनेंगे, या सब्जेक्टिव का नॉलेज लेने से पदाधिकारी नहीं बनेंगे, या आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, आप चीज़ों को समझते हैं तो पदाधिकारी नहीं बनेंगे। आपको तीनों में क्वालिफाई करना है और अच्छा रैंक लाना है। कौन सा तीनों में सर? प्रीलिम्स हो गए, मेंस हो गए और इंटरव्यू हो गए। उसके बाद आपका रैंकिंग डिसाइड होगा। तो आप अच्छे रैंक लाते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्जेक्टिव घर में लिखने का आदत डालें। जैसे कोई भी टॉपिक उठा लें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी भारत और पाकिस्तान की कैसी क्या हमारा मतलब है संबंध, कैसे हैं भारत चाइना के संबंध, कैसे हैं हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर सेक्टर में क्या काम हो रहे हैं, इकोसिस्टम पे क्या काम हो रहे हैं। जैसे अभी हम लोग इको फ्रेंडली बात करते हैं कि इको फ्रेंडली माहौल होना चाहिए, इको फ्रेंडली सिस्टम होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे आप एक ना लंबा विस्तार रूप से जो भी आपके जहन में आता है, जो भी बुक से आपने पढ़ा है, तो इसका एक नोट्स बनाने का प्रयास करें। और नोट्स में अनाप शनाप चीज़ें ना लिखें, सार गर्भित रखें, कम चीज़ों को लिखें बट ठोस लिखें, और थोड़ा सा उसे विस्तार भी दें, उसे विस्तृत भी करना है, बट पॉइंट अच्छा होना चाहिए आपका, और एक मैसेज अच्छा जाना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं वो एक अच्छा सा मतलब एग्जामिनर को आप उसकी आंखों में अच्छा लगना चाहिए, एग्जामिनर की आंखों में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिखें, रियाज करें, प्रैक्टिस करें। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जैसे रियाज करते हैं ना, जैसे चीज़ों को आप लिखते हैं और उसे किसी सीनियर से, जिसको आप लगता है कि जो इसके विशेष ज्ञाता है या विषय के जो ज्ञाता है, उनसे एक बार जरूर दिखाएं और उनसे मार्गदर्शन लें। मार्गदर्शन लेने से ये होगा कि आपकी गलतियों को वो पहचान करके आपको बता पाएंगे, ताकि आप अपने में सुधार कर पाएंगे। और अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो निसंदेह आप क्वालिफाई करेंगे। हम लोगों ने भी क्वालिफाई किया है। सर, बच्चे JPSC क्लियर के लिए सर कितना देर तक पढ़ाई करें? देखिए, सबका अपना अपना एक मूड होता है, अपना अपना स्टेमिना होता है। जो बच्चे कहते हैं कि 10th तक बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई किया है जिस बच्चे ने, तो उस बच्चे को कम भी समय देंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। देखो 3 स्टेज होता है। एक होता है मैट्रिक तक का टाइम, आप 10th लेवल तक का जो पढ़ाई आपने किया है। एक होता है आफ्टर 10th। तो जो 10th तक बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, अगर वो 5 से 6 घंटे भी पढ़ लेंगे तो हमें लगता है क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो 10th तक जिनका बेस बहुत बढ़िया नहीं रहा है और वो चाहते हैं कि वो सिविल सर्विस में आए, तो 10th के बाद उनको 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। आप चीज़ों को अपडेट होना पड़ेगा, बेस तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मिनिमम 5 से लेकर के 8 घंटे तक आपको पर डे पढ़ाई करनी है। वैसे बच्चे जो इंटरमीडिएट्स में हैं, अभी से चाह रहे हैं कि हम तैयारी शुरू करें, या जो ग्रेजुएशन में हैं, तो वो सब्जेक्ट, सिलेबस और क्वेश्चन, मैंने बताया कि हम लोग जब एग्जाम दिए थे तो हम लोगों का सिलेबस चेंज था। हम लोगों के पास ऑप्शनल पेपर हुआ करता था। आपका ऑनर्स क्या था सर? मैंने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया था और केमिस्ट्री से ही मैंने मास्टर भी किया है। तो मेरा तो केमिस्ट्री था, तो हम लोग के टाइम में मैंने केमिस्ट्री ऑप्शनल के रूप में रखा था और एक एंथ्रोपोलॉजी रखा था।
तो अच्छा मार्क्स आए थे मेरे, केमिस्ट्री में भी अच्छे मार्क्स थे और एंथ्रोपोलॉजी में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। अभी वैसा नहीं रह गया, अब ऐसा कोई ऑप्शनल पेपर है नहीं। जो भी बच्चे पीटी क्वालिफाई करते हैं उनको कॉमन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है, जैसा मैंने अभी बताया, हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, लैंग्वेज हो गए, साइंस टेक हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, तो सारे पेपर जो आपको कॉमन है और हर एक व्यक्ति को ये पेपर देना होता है जो पीटी क्वालिफाई करते हैं। तो बस वही है, ग्रुप डिस्कशन करिए, अपना जितना सारा तैयारी कर रहे हैं वैसे सब बच्चों के भीड़ में रहिए, वैसे लोगों के संपर्क में रहिए जिनकी सोच आपकी सोच से मिलती है, तभी आप एक जैसा तैयारी कर पाएंगे। अब यह तो संभव नहीं है कि आप एक कोई टीचर की भी तैयारी कर रहे हैं, उसी ग्रुप में आप यूपीएससी जेपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। कोई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अलग से मेहनत करना होगा कमीशन पास करने के लिए। सर आज का जो छात्र है सर मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन देखा जाता है सर कि पढ़ाई पे कम और मोबाइल पे दूसरों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं सर? हाँ, मैं आज हम लोग चूँकि पुलिस पदाधिकारी भी हैं और कई सारे क्राइम भी हो रहे हैं मोबाइल से, जैसे साइबर क्राइम वगैरह, जो फ्रॉड का केसेस हम लोग रिपोर्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ, और हम लोगों उसमें इन्वेस्टिगेशन करके जो भी दोषी हैं उनको हम लोग सलाखों के पीछे भी पहुँचा रहे हैं। तो बच्चों से हम लोग यही लगातार अनुरोध करते हैं कि मोबाइल को आप एक सोर्स जो है उसको नॉलेज बढ़ाने के लिए आप यूज करिए, ना कि गलत सलत साइट पे जा करके और अपने आप को फंसाने में लगिए। तो मैं सारे बच्चों से बताना चाहूँगा कि आजकल हर जगह गूगल बाबा आया हुआ है, तो गूगल बाबा को आप जाइए, गूगल बाबा को बताइए कि भाई हमें इस टॉपिक पे हमें एक्सपर्ट का व्यू चाहिए या इसका एक्सपर्ट का हमें नॉलेज चाहिए, तो कई सारे नॉलेज मिल जाएंगे। आप सिलेबस को देखिए, कहते हैं ना सेट द टारगेट एंड देन हिट द टारगेट। कभी जैसे आप महाभारत के समय से देखते चले आ रहे हैं, अर्जुन का देख रहे थे कि उन्होंने ना अपना लक्ष्य जो है वो चिड़िया के आँख पे ही रखा था, बाकी लोगों का जो लक्ष्य है कहीं और भी था। तो हमें ये कहना है कि अगर एक बार आपके दिमाग में सिलेबस आ गया, बहुत सिलेबस को अपना बहुत बड़े ध्यान से सिलेबस को देखिए। मैं बार बार सिलेबस देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। सिलेबस आपको बांधता है, आपको वो चौहद्दी में बांधता है, वो पेरीफेरी में बांधता है कि आपको उस रेंज में ही रहना है, रेंज से बाहर नहीं जाना है। तो जब हमें सिलेबस का ज्ञान होगा तभी हम उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि सिलेबस कितना है और हमें लिखना कितना है, हमें बोलना कितना है, पढ़ना कितना है, तो आप उससे बाहर विषय से विषयांतर हो जाएंगे। तो पहला काम करना है कि आप सिलेबस को एकदम ध्यान में रखें, चाहे वो जिस भी टॉपिक का हो, जिस भी सब्जेक्ट का हो, और उसी के अकॉर्डिंग आप मोबाइल का उपयोग करें। मोबाइल बहुत ही बढ़िया है। पहले के ज़माने में क्या था कि मोबाइल नहीं था, इतना इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, लाइब्रेरी में जाते थे। लाइब्रेरी में भी लिमिटेड बुक अवेलेबल रहते थे, सारे बुक तो रहते नहीं अवेलेबल वहाँ पे। तो आप लाइब्रेरी में जा करके वहाँ जाके बुक्स पढ़ते थे। मैं भी लाइब्रेरी जाता था पढ़ने के लिए, तो जाके लाइब्रेरी से जाता था, बुक्स को लेता था, वहाँ पढ़ता था, जो नोट्स बनाने लायक रहा नोट्स बनाया, बाकी जो घर लाने लायक रहा घर लेके आए। तो वैसे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत ही बढ़िया जरिया है मोबाइल का, और इस मोबाइल का उपयोग आप अच्छे कामों में करें, इसका उपयोग आप नॉलेज बढ़ाने में करें, ना कि आप उसमें फंस करके और कहीं कोई गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए अपने आप को। सर एक और क्वेश्चन है सर, कई ऐसे छात्र हैं सर जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर केस दर्ज है सर, तो क्या वो पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं? इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा तो एक्सपर्ट अभी यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन जो केस दर्ज है कोशिश करना है कि केस दर्ज ना हो। अगर केस दर्ज हो गया है तो फिर उसका हम लोग फाइनल फाइंडिंग देखते हैं कि क्या उसमें वो सच में दोषी हुआ है या नहीं हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं कि कोर्ट में उस पर अक्विटल हुआ है कि दोषी हुआ है। अगर मान लीजिए कोर्ट ने उसे दोषी किया तो निसंदेह तो उनका कैरेक्टर तो खराब हो ही जाएगा। कैरेक्टर खराब होने के बाद वो नौकरी नहीं कर पाता है सर? इसमें हम लोग एक्सपर्ट नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है केस टू केस, किस प्रकार का केस है उस हिसाब से उसका हम लोग निर्णय लेते हैं। आयोग लेता है, उसमें निर्णय लेता है, हम लोग उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। जी सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है सर? आप कितना तक पढ़ाई किए हैं? मैंने MSc इन केमिस्ट्री किया है। मैं मैट्रिक में मैं ज़िले का टॉपर था और MSc में मैं टॉप किया था, तो अच्छा मार्क्स आए थे वहाँ पे हमारे। फिर मैंने B.Ed भी किया था, तो वहाँ का भी मैं टॉपर रहा हूँ। तो इसके अलावा मैं +2 में लेक्चरर भी रहा हूँ। तो पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ, समय मिलता है तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री हमारा बड़ा फेवरेबल सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री में मैं थोड़ा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। जो थोड़ी बहुत जानकारी है मैं लोगों से शेयर करता हूँ। उसके बाद फिर मेरी जॉब लग गई दामोदर वैली कॉरपोरेशन में एज ए सीनियर केमिस्ट। मैं वरिष्ठ रसायनज्ञ के पद पे वहाँ चंद्रपुरा में लगभग 3 साल तक मैं वहाँ कार्यरत था। वो क्लास 1 जॉब था।
फिर मैंने सेकेंड जेपीएससी दिया था, तो मैं पीटी पास करके मेंस और इंटरव्यू तक गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था सेकेंड जेपीएससी में। तो फिर मैंने थर्ड जेपीएससी दिया, तो मेरा पास हो गया, क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हुआ और रैंक भी अच्छा आ गया, और मैं चाह भी रहा था पुलिस सर्विसेज, तो मैं पुलिस सर्विस मिल भी गया मुझे। सर, अविनाश सर को वर्दी ही क्यों चाहिए था? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, वर्दी ही क्यों चाहिए था। मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप कोई जॉब लें, चाहे वो जॉब टीचर का हो सकता है। पहले तो आप टीचर का नौकरी कर रहे थे सर। तो सबसे पहले दिमाग में ये जहन में था, चूँकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, पिताजी हमारे शिक्षक रहे हैं और हमारे गुरु भी रहे हैं, हमारे आइडियल भी रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं सबसे पहले जॉब लिया, तो +2 टीचर बन गया, बीएड किया, तो फिर वहाँ से मुझे ना जॉब सेटिस्फेक्शन थोड़ा नहीं लगा मुझे। तो फिर मैं केमिस्ट्री से चूँकि अच्छा स्टूडेंट रहा था अपने समय का, तो मैंने फिर दिया, मैं एग्जामिनेशन पास किया फिर डीवीसी का, तो वहाँ पे मैंने क्वालिफाई किया, तो वहाँ पे क्वालिफाई करके वहाँ बन गया। फिर मैं वहाँ जब सीनियर केमिस्ट के रूप में काम कर रहा था, मैं वहाँ पे वाटर केमिस्ट्री, कोल केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तीनों चीज़ मैं मॉनिटर करता था। तो फिर वहाँ मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा था, मतलब खुद में मैं संतुष्ट नहीं था। और इसी बीच में एक और वाकया का जिक्र करना चाहूँगा कि जब मेरी पढ़ाई लिखाई हज़ारीबाग से हो रही थी, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन मैंने हज़ारीबाग से सेंट कोलंबस से किया है मैंने, तो वहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हज़ारीबाग में है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, और हम लोग ना उधर से रोज़ गुजरते थे, ट्यूशन्स जाते थे, कॉलेजेस जाते थे। तो उस दौरान मैंने देखा है कि कई सारे पुलिस के पदाधिकारी यूनिफॉर्म पहन करके बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। ट्रेनिंग करने आ रहे हैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन में आ रहे हैं, ट्रेनिंग करके जा रहे हैं तो डिसिप्लिन में जा रहे हैं, परेड कर रहे हैं तो बड़ा डिसिप्लिन में है, एकदम एक रिदम होता है उनका चलने का स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल, उनकी बॉडी फिटनेस, उनका पर्सनालिटी, उनका एक अलग ही चार्म है। मतलब वर्दी का कोई जोड़ नहीं है। यूनिफॉर्म जब आपके शरीर पे लगता है ना, तो आपके अंदर में एक अजीब सा उत्साह आ जाता है, आपके देश के लिए कुछ करने का जज्बा आ जाता है आपके अंदर में। तो मैं जब इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कर रहा था अरबाज जी, तो मैंने लगातार वहाँ पे ट्रेनिंग होते हुए कई सारे लोगों को देखा है मैंने, और वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था वहाँ पे, मतलब यूनिफॉर्म हमेशा से अट्रैक्ट करता था। दूसरी बात है कि घुड़सवारी जो मेरा बहुत पसंदीदा भी चीज़ है, मैं खुद अच्छा घुड़सवार रहा हूँ ट्रेनिंग के टाइम में, तो घुड़सवारी करते देखता था लोगों को, तो मुझे लगता था कि शायद इस जॉब में आऊँगा तो मैं घुड़सवारी कर पाऊँगा। अब तो सपना पूरा हो गया। हाँ, अभी सपना पूरा हो गया है। मैं स्टेट लेवल पे शूटिंग में भी चैंपियन रहा हूँ 2013 में। उसके बाद घुड़सवारी मेरी अच्छी थी, वहाँ पे घुड़सवारी भी अच्छा किया मैंने, और उसके बाद सारा चीज़ किया है मैंने, लगभग सारे ड्रीम पूरे हुए हैं इस सर। आपके फैमिली में कोई भी फौज में रहे हैं? नहीं, हमारे परिवार से कोई नहीं थे, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो पुलिस सर्विस में आया हूँ। हमारा शिक्षा का बैकग्राउंड था, सभी लोग शिक्षक रहे हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड था, तो मैं भी उधर ही चला गया था, बट मुझे लगा कि नहीं, इधर थोड़ा जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो मैं इधर आ गया हूँ। तो मैं पहला व्यक्ति हूँ अपने घर से जो यूनिफॉर्म सर्विस में आया हूँ। आप एक नक्सल क्षेत्र में काम करते हैं सर, नक्सलियों का इलाका कहा जाता है चतरा, क्या चेतावनी देते हैं उन लोग को? नक्सल हमारे जैसे ही भाई लोग हैं जो भटक गए हैं, वो हमारे और आपके बीच के ही लोग हैं, और इनका जो उद्देश्य था वो अब उद्देश्य पे लोग रह नहीं गए हैं। इनका उद्देश्य था समतामूलक समाज की स्थापना करना, और सोच तो बहुत अच्छा था इनका, लेकिन ये हिंसा के रास्ता अपना लिए हैं जो गलत है, कानून को अपने हाथ में ले लिए जो गलत है। अभी मैं सभी वैसे लोग जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, उनसे हम और हमारी पूरी झारखंड पुलिस, चतरा पुलिस भी आह्वान करती है कि आप सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है, जो दिशा कार्यक्रम है, उसे अपनाएं। आप आएँ, आपका स्वागत हम लोग खुली बाहों से करेंगे, और आपका स्वागत है। और ये लगातार सरकार का प्रयास रहा है कि वो सारे लोग जो भटक गए हैं मुख्य धारा से और जंगल की ओर चले गए हैं, और जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थ के लिए वहाँ गए हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, वो स्वार्थ के लिए गए हैं वहाँ पे। कोई भी नक्सली अगर स्कूल की बिल्डिंग को उड़ाता है तो कहीं से ये अच्छी बात नहीं है। आप आए दिन देखे होंगे कि कई सारे ज़िले में जो नक्सल प्रभावित हैं, सरकारी बिल्डिंग्स को टारगेट करते हैं, स्कूल को टारगेट करते हैं, हॉस्पिटल को टारगेट करते हैं, रोड को टारगेट करते हैं। तो ये सब विकास के बाधक तत्व हैं जो विकास होने नहीं देना चाहते हैं।
जो विकास जो होता है या जो बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं उनको पढ़ने लिखने नहीं देना चाहते हैं। तो ये सारे जो है विध्वंसकारी नीति के ये लोग अनुपालक हैं और उनका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हम फिर से आह्वान करना चाहते हैं कि सरेंडर पॉलिसी जो झारखंड सरकार की है उसका लाभ उठाएं, और नहीं तो फिर जो हम लोग नियम संगत जो कार्रवाई है हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, पहले भी किए हैं, अभी करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे हम लोग। अब पीछे लौट के चलते हैं सर कुछ क्वेश्चन के लिए। जो छात्र सर जो तैयारी करते हैं जेपीएससी का, अगर डीमोटिवेट हो जाते हैं सर या फेल हो जाते हैं, तो फिर किस तरह का उसके अंदर जुनून आए सर कि जो फिर से वो तैयारी करें? कहते हैं ना कि जो बच्चे दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, बच्चों अगर दूसरे से कंपेयर करने लगेंगे ना तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ आने लग जाता है, होने लग जाता है। इसलिए आप स्वयं से इसमें हम एक लाइन से इसको ऐसे जोड़ना चाहेंगे कि न पूछो मेरी मंजिल क्या है, न पूछो कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारेंगे हौसला उम्र भर, हमने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो मेरा ये कहना है कि आप ना खुद में कमिटमेंट करो, आप खुद का टारगेट सेट करो, आप खुद से ये विचार करो कि आज दिन भर मैंने क्या किया। सोने से पहले आप जरूर एक बार इस चीज़ का चिंतन करो कि आप बेड पे जा रहे हो सोने के लिए, तो एक बार चिंतन करो कि आज दिन भर मैंने नया क्या सीखा है। जैसे मैंने बोला ना, मैंने खुद से वादा किया है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। मैं खुद से वादा करता हूँ कि आज दिन में कुछ नया चीज़ ऐड ऑन करूँगा, अपने नॉलेज बढ़ाऊँगा, कुछ नया केसेस सॉल्व करूँगा, विधि व्यवस्था की समस्या को ठीक ठाक रखूँगा, पुलिस की छवि अच्छी बनाऊँगा ताकि लोग जो है पुलिस को दोस्त के रूप में लें, पुलिस को लोग अपना सहयोगी के रूप में लें, न कि पुलिस को किसी और अर्थ में लें। तो हमारी और पूरे झारखंड पुलिस की यह सोच है कि हम लोग पुलिस की छवि को बेहतर करें और पुलिस को एक सहयोगी के रूप में लें। तो जब पुलिस को एक सहयोगी के रूप में लेंगे तो निसंदेह जो है सो आप सारी बातें हमें बताएंगे। तो आप देखते भी होंगे हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम पुलिस का बहुत बढ़िया रहता है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग सर पुलिस से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, कुछ भी अपना समस्या रखने से, थाना में जाने से डरते हैं सर। उन लोग से क्या कहना चाहते हैं? उनको भी थाना की समस्या को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि थाना हमारा सबसे छोटा यूनिट होता है और वहाँ पे लोग लगातार आते जाते रहते हैं। तो हो सकता है कभी उन लोगों के मन मुताबिक काम नहीं हो पाता होगा। तो हम लोग यहाँ पे मन मुताबिक काम करने के लिए थाना में नहीं बैठे हैं। जो सही है, सही को सही करने के लिए हम लोग वहाँ बैठते हैं। जो जस्टिस होता है हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग प्रोसिक्यूशन में उन सारी चीज़ों को लाएं भाई, जो सही है, जिनके साथ में एविडेंस है। अब कई लोग होते हैं जो प्रेशर बनाने का काम करते हैं, तो वो लोग थोड़ा नाराज़ हो सकते हैं पुलिस से, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कहीं भी हमें ऐसे लोग मिले हैं जो सही है और उनके साथ सही नहीं हो रहा हो। जी सर, कई ऐसे लोग हैं सर जो यूपीएससी और जेपीएससी जानते नहीं सर, क्या है यूपीएससी और जेपीएससी? यूपीएससी हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। जैसे कि आप अगर वहाँ पे दिल्ली में जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग है, वो नेशनल लेवल का है, राष्ट्र स्तर का है। अगर वो आप कमीशन की तैयारी करते हैं तो आप वहाँ से IAS, IPS, IFS, IRS जैसे पोस्ट जो हैं वो होल्ड करते हैं आप। और अगर आप स्टेट का, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, कोई भी स्टेट का अपना कमीशन होता है जो कि उस स्टेट के सर्वोच्च पदाधिकारी जो है स्टेट लेवल के वो आप जेपीएससी या बीपीएससी या यूपीएससी स्टेट कमीशन से आप आते हैं। तो अगर स्टेट के पदाधिकारी बनना है, सर्वोच्च पदाधिकारी, तो आप यहाँ ना, और अगर देश के सर्वोच्च पदाधिकारी बनना है जो कि आप वहाँ, उससे बड़ा कोई कंपटीशन है नहीं यूपीएससी से बड़ा हमारे यहाँ। जेपीएससी आप कब निकाले थे सर? जेपीएससी में 2010 बैच का डीएसपी हूँ। 2010 में मैंने क्वालिफाई किया था, तृतीय बैच का मैं क्वालिफाइड ये हूँ। सबसे पहले आप जेपीएससी निकाल लिए थे सर, तो इस बात को आप किससे बताए थे और आप इस चीज़ का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं? निसंदेह माता पिता, हमारे पिताजी, जैसा बताया मैंने कि वो हमारे गुरु भी रह चुके हैं और हमारे जितने भी गुरुदेव हैं, कई लोगों का हमारे ये है सहयोग है हमारी पढ़ाई में। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हमारे काफ़ी सीनियर्स लोगों ने मदद किया। तो सब लोगों को सहयोग देना चाहिए, किसी एक आदमी का नहीं होता। मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन वो शेप एंड साइज देने का काम जो है वो मार्गदर्शक ही करते हैं। तो माता पिता हमारे थे और उसके अलावा जो है, सोचो कि पिताजी अब रहे नहीं इस दुनिया में, गुरुदेव हमारे लोग थे, वो पढ़ाए लिखाए, तो वो सारे लोगों को मैं अपना श्रेय देना चाहता हूँ। अंत में आप छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहते हैं सर, जो आज के दौर में सर भटक गए हैं, मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद सर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सर बाहर काम करने चले जाते हैं, मजदूरी का काम, हार जाते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में, तो उन लोग को क्या कहना चाहते हैं सर जो अफसर बनने का जुनून रखते हैं? कहते हैं ना कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरे जो घुटने के बल चले। तो मेरा कहना है कि वो सारे बच्चे
जो डिमोटिवेट होते हैं, वो मोटिवेशन लाने के लिए बहुत तरह का उपाय है। आप कई सारे, चूँकि हर घर घर में मोबाइल है, कई सारे मोटिवेशनल स्पीच आते हैं, आप उनको सुने। कई सारे फेलियर्स हैं, कहते हैं ना, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहली बार एग्जाम दिया और पास कर गया, हम लोगों ने भी लगातार मेहनत किया है। एक जिजीविषा होनी चाहिए आपके अंदर में कि नहीं, मैं लगा हूँ, मैं रिजल्ट दूंगा, मैं करूँगा। वही मैंने बोला, खुद से वादा करो। आप वैसे लोगों के संगत में रहो जो रिजल्ट ओरिएंटेड या फिर सक्सेस के लिए मेहनत कर रहे हों। आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। आप स्कूल जाते हैं तो टीचर से हमेशा मार्गदर्शन लेते रहें। और शिक्षक इसलिए होते हैं ताकि अगर आप भटक रहे हैं कहीं से तो आपको सही रास्ते पे लेके आएँ। तो शिक्षक घर में भी मिल सकते हैं माता पिता के रूप में, विद्यालय में भी मिल सकते हैं, और बाजार, या कह सकते हैं कि हम लोग जब समाज में जाते हैं तो वहाँ पर भी कई लोग मार्गदर्शक के रूप में मिलते हैं। तो हमेशा मोटिवेशन फील करिए, अच्छी किताबें पढ़ें, समय से पढ़ें, और अच्छे लोगों का स्पीच सुने। मोटिवेशनल स्पीच काफ़ी सारे हैं, और कई सारे वैसे लोग हैं जो कई बार फेल्योर होने के बाद सक्सेस का स्वाद चखा है। तो आप उनसे ज़रूर एक बार उनकी पढ़ाई या उनकी जीवनी पढ़ें, और उस जीवनी से निस्संदेह आपको मोटिवेशन फील होगा और आप सक्सेस करेंगे। छात्र छात्राएं सर, जब मुश्किल के दौर से अगर गुजर रहे हो, कुछ दिखता ना हो, लगता हो कि काम, पढ़ाई वगैरह छोड़ के काम करने चले जाए, तो क्या कहते हैं उन लोगों का? इसमें एक कवि हैं, शायद दिनकर जी ने बड़ा खूब कहा है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुश्किल का दौर आता है, आप इंसान हैं, तभी तो आपके पास मुश्किल आएंगे, कभी अच्छे समय आएंगे, कभी ख़राब समय आएंगे। तो मुश्किल वक्त में जब कठिन परिस्थिति में है तो आप जो है उसमें, और कहते हैं ना कि एकदम अड़ के खड़ा रहना है, क्योंकि आपकी भी परीक्षा हो रही होती है। अगर आप मुश्किल समय में टूट गए तो फिर आप वो फिर जो आनंद आएगा जो सक्सेस का, वो आप नहीं ले पाएंगे। सारे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि हर इंसान के लाइफ में टफ टाइम आता है, और टफ टाइम बहुत थोड़े समय के लिए होता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि निगेटिविटी का सिर्फ एक रीज़न होता है और पॉजिटिविटी का 1000 रीज़न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग डिप्रेशन में जाना ये चले जाते हैं, जैसे कि मेरे घर से हमें सपोर्ट नहीं मिला, डिप्रेशन में चले गए, मेरा मन माफिक रिजल्ट नहीं आया, हम डिप्रेशन में चले गए, हमारे मित्र से हमारी लड़ाई हो गई तो हम डिप्रेशन में चले गए, हमारा टारगेट कुछ था हम नहीं ले पाए, हम डिप्रेशन में चले गए। तो एक रीज़न होता है, ओनली वन रीज़न, कहते हैं देयर इज ओनली वन रीज़न बिहाइंड डिप्रेशन। और सक्सेस और इतना सारा पॉजिटिविटी जो हमारी लाइफ है कि हम अगर सक्सेस कर गए तो हमें एक अच्छा मौका मिलेगा अच्छे पद पे रहने का, सोसाइटी के साथ काम करने का, रोल मॉडल बन के काम करने का, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी ख्याति जो है सो न सिर्फ जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे या देश स्तर पे, बल्कि अगर आप में क्वालिटी है तो आप विश्व स्तर पे आप जो है सो ख्याति आपकी पहुंचेगी। सूर्य को कहीं जाने के लिए रोकना नहीं पड़ता है, रोक नहीं पाते आप सूर्य को। तो उसी तरह से मैं हर एक बच्चों को बताना चाहता हूँ कि निगेटिविटी का सिर्फ एक रीज़न है, और अगर आप दूसरा साइड देखें, पॉजिटिव साइड देखें, तो 1000 रीज़न है, जीने के 1000 रीज़न होते हैं। तो 1000 रीज़न में ये सारे रीज़न जो मैंने बताया आपको, तो वो सारे रीज़न को आप याद करो और एक चीज़ को आप किक आउट करो। कौन से बच्चे जेपीएससी और यूपीएससी का तैयारी करें सर, पढ़ाई करने वाले या फिर नेगेटिव फैन वाले? नहीं, जो भी बच्चे, देखो सबसे पहले क्या है ना कि आपको एक मिशन बनाना होता है कि हमें क्या जॉब करना है। जरूरी नहीं कि हर बच्चे यूपीएससी जेपीएससी ही करे, कुछ बच्चों का अलग अलग शौक होता है। जैसे किसी को इंजीनियर डॉक्टर्स बनने का है, किसी को टीचर्स बनने का, एडवोकेट बनने का है, किसी को साइंटिस्ट बनने का है। तो जिनको जो है वो अपने हिसाब से तैयारी करें। हम लोग ये सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि जो बच्चे कमीशन की तैयारी करके सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, तो वो बच्चों को हम लोग को, मतलब हमें क्या, कमीशन को एक ना ऐसा पदाधिकारी की आवश्यकता होती है जिसमें लीडरशिप क्वालिटी भी हो, जो कूल भी हो, जो समय आने पे सख्त भी हो जाए, कम समय में ज़्यादा समझ रखता हो, भीड़ से लेकर के जितना सारा समस्या है उसको तुरंत सॉल्व करने की क्षमता हो, उसमें लोगों तक बात अपना वो बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचा पाए। मतलब कम्युनिकेशन स्किल उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, सीनियर से उसका बढ़िया संबंध होना चाहिए, जूनियर से उसका बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए, वरीय पदाधिकारी का आदेश का वो पालन करे, जूनियर को वो सही दिशा से या सही मार्गदर्शन दे, और एक टीम वर्क, जो मैं बताना भूल गया था, जो टीम वर्क में काम करने का जिसको आदत हो। तो जो वैसे ये सारे क्वालिटी अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर में है या विद्यार्थी के अंदर में है, तो निस्संदेह मैं आपका स्वागत करता हूँ
कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें और आप एक दिन बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। आप बचपन में डॉक्टर, इंजीनियर या मास्टर बनना चाहते थे सर? टीचर का तो नौकरी कर चुके हैं, क्या बनना चाहते थे? चूँकि मैं शुरू से एक डॉक्टर बनना चाहता था, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट कहीं ना कहीं मेरी कमी रह गई, पढ़ाई थोड़ा अच्छे से किया नहीं उस पीरियड में मैं, तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। तो फिर मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं, थोड़ी पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, तो फिर मैं पढ़ाई अच्छे से किया तो इधर क्वालिफाई कर गया। डॉक्टर का नौकरी भी पसंद है सर या वर्दी का नौकरी? रेस्पेक्ट करता हूँ मैं सारे डॉक्टर्स को, टीचर्स का जॉब चूँकि मैं करके आया हूँ तो बहुत रेस्पेक्ट है टीचर्स का, डॉक्टर्स का मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं खुश हूँ अपने यूनिफॉर्म सर्विसेज में, बहुत खुश हूँ। सर हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अरबाज जी, आपने इतने सारी चीज़ों को मेरे साथ साझा किया और हमसे इतनी सारी चीज़ें पूछी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर।